हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल PC07 एग्ज़ाम्स पर। तो बच्चों, आज हमारा मॉडल पेपर 3 रहने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 और 2 सॉल्व कर लिया। ठीक है, आज हमारा मॉडल पेपर 3 रहने वाला है। इसमें कुछ हम लोगों ने जो आज क्वेश्चंस बनाए हुए हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मॉडल पेपर जो 4 आएगा उसमें आपको हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है टोटल कितने क्वेश्चंस आने, 100 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, फार्मेसी अपना 65 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन, जितने भी कंप्यूटर आईटी के क्वेश्चन होंगे, और जनरल इन्फॉर्मेशन जो होगी उत्तर प्रदेश की वो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अपना मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ रहने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सिस्टम यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में प्रयुक्त बफर प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है एसीटेट बफर, फास्फेट बफर, बोरेट बफर और सल्फेट बफर। देखिए, एसीटेट भी यूज होता है, फास्फेट भी यूज होता है और बोरेट बफर भी अपना फार्मास्यूटिकल्स में फॉर्मुलेशंस में यूज होता है। नहीं यूज होता है वो है अपना सल्फेट बफर। ठीक है, आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि हम लोग कभी भी सल्फेट बफर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड बाई। पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन्ड बिटवीन। सामान्य मानव रक्त के पीएच किसके बीच बना रहता है। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो जरा राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है 7.35 से 7.45 के बीच इसका पीएच मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, जितने भी अपने जैसे आइसोटा, इसीलिए हम लोग जो भी कुछ सोल्यूशंस बनाते हैं, पैरेंटल्स या आईवी फ्रूट्स होते हैं, उनको हम आइसोटॉनिक रखते हैं। ठीक है, कौन सा आता है, 0.9% NaCl होता है, 5% डेक्सट्रोज हो गया, DS आता है अपना, और 0.2% 2% जो होता है अपना बोरिक एसिड होता है। ठीक है, बोरिक एसिड, ठीक, आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट कॉमनली यूज इन पेरेंटल प्रिपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट पेरेंटल तैयारियों में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। पेरेंटल समझ रहे हो, जो इंजेक्शंस या भी फ्लूइड्स हो गए, तो कौन सा यूज किया जाता है। BHA किया जाएगा, प्रोपाइल गैलेट यूज किया जाएगा, टोकोफेराल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो भैया देखो, याद रखना हमेशा बच्चों, एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि अपना यूज किया जाता है पेरेंटल्स में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब नहीं यूज किए जाते हैं पेरेंटल में केवल एस्कॉर्बिक एसिड का यूज किया जाता है, या फिर सिट्रेट बफर का भी यूज़ किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन A, B1, विटामिन C, विटामिन D, सबको पता ही होगा, तो क्वेश्चन लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस होता है अपना विटामिन A की कमी से। ठीक है, चलो, और ये अपना पाया कहाँ जाता है, देखो कैरेट्स में पाया जाता है। ठीक है, गाजर जो होती है, और अपना मीट, जितने भी मीट होते हैं, रेड मीट हो गया, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, इन सब में पाया जाता है। ठीक, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम डिस्टेलिस परप्यूरा। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्टेलिस परप्यूरा से प्राप्त कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड है। डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, क्यूबेन और स्ट्रोप्रेंथीन, कौन सा है भैया। डिस्टेलिस परप्यूरा से क्या होता है, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। देखो इसमें दो ऑप्शन है बच्चे, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, तो क्या होगा राइट आंसर अपना होगा डिजिटॉक्सिन, जो हमारा कहाँ से, डिस्टिल परप्यूरिया से ऑब्टेंड होता है। ठीक है, द टर्म QS इज प्रिस्क्रिप, जब आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर का पर्चा होता है तो वहाँ पर कुछ जगह लिखा रहता है QS। प्रिस्क्रिप्शन में QS शब्द का क्या मतलब होता है। एवरी आवर, हर घंटे, सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त मात्रा, एवरीडे, प्रत्येक दिन, या एज डायरेक्टेड, या फिर डायरेक्टर वो जो होते हैं डॉक्टर उनके निर्देशानुसार। तो देखो कहीं भी होगा, जो भी तुम आई ड्रॉप्स देखना, ठीक है, और जो सिरप्स आते हैं वहाँ पर देखना, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है वहाँ पर लिखा रहता है कॉलम में QS, तो वहाँ पर देखना लिखा होगा सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक, उसका मतलब क्या होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि मार्फिन विषाक्तता के लिए प्रतिविष
एंटीडॉट के रूप में प्रयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटीडॉट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग। किसी ने ज़्यादा मॉर्फिन की डोज ले ली, उसको पॉइजनिंग हो गई, तो उसका एंटीडॉट क्या होगा, यहाँ पर यही पूछ रहा है। नैलोक्सोन होगा, एट्रोपिन होगा, फाइसोस्टैग्मिन और पैरालिडॉक्सिन होगा। देखो, फाइसोस्टैग्मिन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में यूज होता है, पैरालिडॉक्सम हम लोग हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है जो है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन को ही हम लोग मॉर्फिन पॉइजनिंग या ओपीएम की जितने भी चीज़ें हैं, अगर ओपीएम की पॉइजनिंग होती है तो नैलोक्सोन और नैल्ट्रोक्सोन का यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीव के अध्ययन हेतु किस प्रकार के माइक्रोस्कोप का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो यहाँ पर कर तो और भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक उपयुक्त है। विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोस्ट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो आपको ऑप्शन दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट और डार्क फील्ड, ठीक। तो देखो सर्वाधिक जो यूज किया जाता है वो होता है अपना फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। औषधीय एवं प्रसाधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था, 1940, 1945, 1948, 1954। देखो 1940 में जो था ये अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। 45 में क्या आया था, 45 में रूल आया था, ठीक। 45 में रूल आया था और एक्ट आया था 1940 में। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। कौन सा, फार्मेसी, ठीक। फार्मेसी एक्ट आया था। 1954 में अपना आया था 1954 या 1955 में अपना आया था, वो कौन सा एक्ट था, क्या बोलते हैं, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ठीक। 1954 में आया था मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक। चलो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रशासन की विधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल, इंट्रावेनस, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल। इस अगर ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ट्रांसडर्मल भी भाई पढ़ते तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन आंसर जो यहाँ पर ट्रांसडर्मल रहने वाला है। क्यों, मैं ये भी बताता हूँ। देखो हमने ओरल पढ़ा होगा, इंट्रावेनस पढ़ा होगा, सबलिंगुअल पढ़ा होगा, ठीक है, लोकल रूट्स पढ़े होंगे, लेकिन जो ट्रांसडर्मल है ये अपना रूट ऑफ ड्रग स्टेशन में नहीं रखा गया है। बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे के.डी. त्रिपाठी हो गई, गुडमान एंड गिलमान हो गई, पद्मजा उदय कुमार, और बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें इसको नहीं रखा गया, ठीक है, बाकी सारे हैं। स्टार्च को माल्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम है, कौन सा है। द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू माल्टोज। भैया देखो कौन करता है माल्टोज को हाइड्रोलाइज, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज या सेलुलेज। प्रोटीएज नहीं करेगा, लाइपेज स्टार्च को पूछ रहा है ना, तो लाइपेज भी नहीं करेगा, प्रोटीएज भी नहीं करेगा, सेलुलेज भी नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर है एमाइलेज, ठीक। लाइपेज लिपिड वाला है, प्रोटीएज प्रोटीन का करता है, सेलुलेज आप सभी को पता है सेलुलोज का डाइजेशन करता है, ठीक है, ये सब एंजाइम्स हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक टिश्यू में अंतरकोशिकीय पदार्थ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस सबसे अधिक होता है। इंटरसेलुलर पूछ रहा है, ठीक है। विच टाइप ऑफ टिश्यू हैज़ द मैक्सिमम इंटरसेलुलर सब्सटेंस। इपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक में, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में, मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक में, या फिर नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक में। किस प्रकार के ऊतक टिश्यू में अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर सब्सटेंस सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में इंटरसेलुलर सब्सटेंस कैसे रहेगा। कनेक्टिव टिश्यू में देखो अपना कहता है कौन कौन से आते हैं, ब्लड हो गया, बोन हो गई, ठीक है, और एडिपोज टिश्यू। तो भाई इसीलिए सबसे ज़्यादा सब्सटेंस इंटरसेलुलर सब्सटेंस कनेक्टिव टिश्यू में ही पाए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सही है, ठीक। चलो निम्नलिखित में से कौन सा पादप स्रोत से प्राप्त रेचक है। पूछ रहा है प्लांट सोर्स से डेराइव्ड लैक्सेटिव की बात कर रहा है। सेन्ना है, कैस्केरा है, एलोए है, ऑल ऑफ द अबव है। बताओ, मुझे तो लगता है यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे। क्यों, क्योंकि आपका सेन्ना भी लैक्सेटिव होता है, कैस्केरा भी लैक्सेटिव होता है, और एलोए भी लैक्सेटिव का काम करता है, ठीक। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला अपना, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलो अस्पताल फार्मेसी में पीटीसी शब्द का क्या अर्थ है। द टर्म पीटीसी इन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंड्स फॉर।
फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग सेंटर, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग कोर्स या प्रोडक्ट टेस्टिंग कमीशन। उत्पाद परीक्षण आयोग, फार्मासिस्ट परीक्षण पाठ्यक्रम, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग सेंटर या फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। देखो ये क्वेश्चन इजी लेवल में है, तो आप सभी को पता होगा कि पीटीसी का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी बनाई जाती है इसमें डॉक्टर्स, नर्स और फार्मासिस्ट और कुछ अन्य हेल्थ स्टाफ्स भी होते हैं। ठीक, चलो राइट आंसर पीटीसी का क्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग नहीं है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। ट्यूबरकुलोसिस फैलता है भाई, डायबिटीज़ हो गया, ये आंसर हो सकता है। मलेरिया भी फैलता है, ये कॉलेरा भी फैलता है। ये तो अपना राइट आंसर जो रहने वाला है नॉन कम्युनिकेबल में अपना है डायबिटीज़, ये जेनेटिकली हो सकता है। ठीक, ध्यान रखना। एक दुर्बल अम्ल PKA 4.61 के 0.1 m विलेन का pH लगभग कितना होता है। देखो यहाँ पे PKA की वैल्यू दी है, ठीक है, वीक एसिड है। अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है कि pH कितना होगा। ठीक, तो राइट आंसर जो है अपना है वो है 2.88। ठीक, चलो अगर तुमको इसको निकालना है, ये होता है pH = -log H+। ठीक है, इसी से निकलता है। ठीक, और नहीं तो फिर एक और होता है हेंडरसन हेल्सबेच इक्वेशन, pH = pKa + log साल्ट अपान एसिड। ठीक है, ये फार्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में pH = pKa + log साल्ट अपान एसिड ही लगेगा। ठीक है, चलो कौन सा अंग मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। विच ऑर्गन इज नोन एज अ मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी या पीनियल ग्लैंड। देखो यहाँ पर मास्टर ग्लैंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पिट्यूटरी और पीनियल में मास्टर ग्लैंड जो होती है वो अपनी होती है पिट्यूटरी। ठीक, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि को है, और मास्टर ऑफ मास्टर पूछेगा तो हम लोग हाइपोथैलेमस पे जाएंगे। ठीक, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल एंटीफंगल। निम्नलिखित में से कौन सा सामयिक एंटीफंगल एजेंट का उदाहरण है। टॉपिकल मतलब जिसको हम लोग ऊपरी अप्लाई करते हैं, एंटीफंगल को पूछ रहा है। क्लोट्रीमाजोल, मिकोनाजोल, कीटोजोनाजोल या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारे इसके क्रीम्स ऑइंटमेंट आते हैं, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य हृदय चक्र कार्डियक साइकिल की अवधि लगभग कितनी होती है। नॉर्मल कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इन हेल्दी एडल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.4 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड। ये अपनी होती है 0.8 सेकेंड। ठीक, चलो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में परीक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजाइल अल्कोहल या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ भाई। तो यहाँ पर आंसर तो ऑल ऑफ द अबव रहने वाला है। ठीक, क्योंकि ये सारे यूज़ किए जाते हैं। मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। देखो अपना, अब इसको मैं बताता हूँ ये कैसा होता है। ठीक है, जो बेंजाइल और अल्कोहल होता है ये न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव की श्रेणी में आता है। किस में आता है, न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक, ये होता है न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव। ये तुम्हारे RRB फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। बेंजाइल अल्कोहल वहाँ पर पूछ रहा था, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, वहाँ पर पूछा था कि किसमें से कौन सा न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, तो वहाँ पर जो राइट आंसर था, यहाँ मैंने तुमको बता दी, तो वहाँ पर राइट आंसर था बेंजोइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल पैराबेन ये कैसे होते हैं, ये सब कॉटनी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, ये दोनों, ये मिथाइल पैराबेन और प्रोपाइल पैराबेन 4:1 की रेशियो में यूज किए जाते हैं किसी भी फॉर्मुलेशन। मतलब अगर 4 पोर्शन मिथाइल पैराबेन होगा तो 1 पोर्शन प्रोपाइल पैराबेन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ बाइंडर इन टैबलेट। टैबलेट है, उसमें बाइंडर का मुख्य काम क्या है। टू इम्पार्ट कलर, टू इम्पार्ट हार्डनेस एंड कोहेशन, टू इनहेंस टेस्ट, इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन या फिर मार्क्स टेस्ट। देखो रंग को प्रदान करना, कठोरता एवं संसंजन प्रदान करना या फिर औषधि का अवशोषण करना। देखो
बाइंडर, देखो रंग तो प्रदान करेगा नहीं, ठीक है। इनहेंस ड्रग एब्जॉर्प्शन, औषधि का अवशोषण बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। टू मास्क द टेस्ट, स्वाद छिपाना, देखो ये नहीं होगा, ठीक है। बाइंडर का जो मेन काम होता है वो अपना होता है इम्पार्ट हार्डनेस एंड कोहेशन, ठीक। क्या काम होता है? इम्पार्ट हार्डनेस एंड कोहेशन। भाई हम लोग बाइंडर का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि टैबलेट को जब बनाने चले तो अच्छे से शेप आ जाए, मतलब उसको बाइंड कर ले पार्टिकल्स को और शेप दे दे प्रॉपर, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच कोहेशन फोर्स लगे ताकि वो आपस में चिपक करके एक शेप में प्रॉपर आ जाए, ठीक। इसीलिए हम लोग बाइंडर का यूज करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फास्फेट टू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, बताओ कौन सा करेगा? हेक्सोकाइनेज करेगा, फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज करेगा, या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज करेगा, एल्डोलेज करेगा? बताओ। ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 में ले जाना है, हेक्सो होगा या फॉस्फोफ्रक्टो होगा या एल्डोज होगा? बताओ। इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ग्लूकोज को 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में जो कन्वर्ट करता है वो है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग ग्लूकोमा के उपचार में किया जाता है? ग्लूकोमा में एट्रोपिन का, हाइसोसिन का, या होमोट्रेपिन का, या पिलोकार्पिन का? आप सभी को पता होगा जो ग्लूकोमा में का उपचार में हम लोग किस दवा का उपयोग करते हैं? राइट आंसर है अपना पाइलोकार्पिन, ठीक है। पिलोकार्पिन का हम लोग ग्लूकोमा में यूज करते हैं। अब ग्लूकोमा है क्या? ग्लूकोमा में देखो जो फ्लूइड होता है पीछे हमारे विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमस होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? आई पर एक प्रेशर जनरेट होता है, इसी को हम लोग ग्लाकोमा बोलते हैं। तो वहाँ पर अपनी पिलोकार्पिन ड्रग्स का यूज किया जाता है, ड्रॉप्स आती हैं उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आवरण कोटिंग का प्रयोग गोली को अमाशय में विघटित होने से बचाने के लिए किया जाता है? विच टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द स्टमक? हम लोग कोई दवा ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो स्टमक में ना घुल करके कहीं और पर घुले, तो किस प्रकार की हम लोग उसके ऊपर कोटिंग करते हैं? सुगर करेंगे, इंटेरिक करेंगे, फिल्म कोटिंग करेंगे, या फिर संपीड़न कोटिंग, कम जिसको हम लोग कंप्रेशन कोटिंग बोलते हैं? सुगर कोटिंग, अंतरावरणीय कोटिंग, फिल्म कोटिंग, या संपीड़न कोटिंग? तो देखो अगर हम लोग को स्टमक से बचाना है तो अपने हम लोग करते हैं इंटेरिक कोटिंग। कौन सी करते हैं? इंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग करने से क्या होता है? जो ड्रग्स होती है वो जाकर अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्शन शो करती है, ठीक है। अब हमारे पेट में नहीं घुलती है बल्कि हमारे आंत में, जो छोटी आंत होती है वहाँ पर जाकर अपना एक्शन देती है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल प्रेशर ऑफ हेल्दी एडल्ट में सभी को पता होगा, इसको तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सभी को पता होगा 120/80 mmHg होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्यूनोलोन एंटीबायोटिक है? क्यूनोलोन कौन सा होगा? एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, या टेट्रासाइक्लिन? क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स अपना राइट आंसर जो क्या है वो होने वाला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। आप अगर ऑप्शन भी चुने तो सीधा बात क्यूनोलोन, ठीक है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती हैं ये क्यूनोलोन्स डेरिवेटिव्स होती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जितनी भी आती हैं ये सब क्यूनोलोन डेरिवेटिव एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोफार्मास्यूटिक्स डील्स विथ, बायोफार्मास्यूटिक्स शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? स्टडी ऑफ अवशोषण से वितरण, चयापचय एवं उत्सर्जन का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। दूसरा है ऑप्शन औषधि फार्मुलेशन का अध्ययन। तीसरा औषधीय मूल्य निर्धारण का अध्ययन। चौथा औषधि विपणन का अध्ययन। इंग्लिश में एक बार पढ़ देता हूँ, स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, स्टडी ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, स्टडी ऑफ ड्रग प्राइसिंग, स्टडी ऑफ ड्रग मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग होगा नहीं, प्राइसिंग होगा नहीं और फॉर्मुलेशन होगा नहीं, तो बचा हमारे पास एक ऑप्शन
इसमें होगा औषधि, अवशोषण, वितरण, चयापचय एवं उत्सर्जन का अध्ययन, यही हमारा कहलाएगा बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अगर हालांकि पता नहीं आपके सिलेबस में नहीं होगा, बैचलर के सिलेबस में बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग ओपन मॉडल, क्लोज्ड मॉडल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं। ये देखते हैं कि कैसे हम ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या ग्राफ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स में देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ओपन मॉडल, क्लोज्ड मॉडल, सिंगल मॉडल, डबल मॉडल, वीवो, इन विट्रो, इन वीवो, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए। विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड द सनशाइन विटामिन, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन ए, B12, विटामिन सी, विटामिन डी। ये क्वेश्चन सभी कर लेंगे। सूर्य का विटामिन आप सभी को पता है, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है, और विटामिन डी एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। ठीक है, इससे हमारे बॉडी में और भी फंक्शंस हैं, जैसे ठीक है टेस्टोस्टेरोन में हेल्प बनाने में भी हेल्प करता है विटामिन डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 29 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध ठोस खुराक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का उदाहरण है? टैबलेट हो गया, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, या फिर सिरप है? टैबलेट भी नहीं होगा, कैप्सूल भी नहीं होगा, सिरप भी नहीं होगा, तो जो सेमी सॉलिड है वो अपना है ऑइंटमेंट। ठीक है, मलहम जो आते हैं। चलिए, पित्त बाइल के उत्पादन के लिए उत्तरदायी अंग है। बताओ भैया, बाइल अपना कहाँ बनता है? गाल ब्लैडर में बनता है, लीवर में बनता है, पैनक्रियाज में, स्टमक में। दो ऑप्शन हम पहले काट देते हैं कि बाइल अपना आमाशय में भी नहीं बनता है, ना तो अपना अग्न्याशय में बनता है। अब बचे दो ऑप्शन, गाल ब्लैडर और यकृत। देखो यहाँ उत्पादन की बात कर रहा है, ठीक, तो जो स्टोर जो होता है यहाँ पर संग्रहण मतलब संचय होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टोर होता है, लेकिन जो बनता है यहाँ पर वो बनता है अपना लीवर या यकृत में। कहाँ बनता है? लीवर या यकृत में बनता है। ठीक, तो राइट आंसर अपना क्या रहने वाला है? लीवर मतलब यकृत। ठीक, ये अपना राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो बाइल का उत्पादन होता है वो लीवर में होता है, और जो स्टोरेज होता है मतलब वो जाकर स्टोर होता है वो अपना गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, चलो अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन? पहली है टाइप 1, 5 टाइप होते हैं। टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस, ठीक, प्रकार एनाफाइलेटिक, प्रकार फर्स्ट तीव्रग्राही, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, ठीक है, प्रकार 2 साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 इम्यूनो कॉम्प्लेक्स मतलब प्रतिरक्षा संकुल, तीसरा है न्यूरोजेनिक तंत्रिका जन्य। ये अपने 4 टाइप होगा। ठीक है, इसमें से पूछा नॉट अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन सा इसमें से नहीं होता है? टाइप फर्स्ट होता है, टाइप 2 भी होता है, टाइप 3 भी होता है, ये जो टाइप 5 है ये नहीं होता है, न्यूरोजेनिक जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो अपना इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है न्यूरोजेनिक। ऐसा कोई भी टाइप नहीं होता है हाइपर सेंसिटिविटी का। टाइप 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट? निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है? एंटासिड, लैक्सेटिव, एंटीडायरियल, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे ऑल ऑफ द अबव भी लगा सकते हैं, एंटासिड्स भी लगा सकते हैं, लैक्सेटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है? लैक्सेटिव भी होता है, ठीक है, अपना लैक्सेटिव भी होता है, एंटीडायरियल भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव लगाना है। मैं बता रहा हूँ बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, वो एंटासिड को लगा के फट से आगे बढ़ जाएंगे। आपको ध्यान देखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। भाई लैक्सेटिव भी अपना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकता है, होता ही है, क्योंकि भाई वो हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ में मदद कर रहा है। एंटीडायरियल मतलब अगर डायरिया हो रहा है तो उसको रोक रहा है, वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आ जाएगा। और एंटासिड्स अगेंस्ट एसिड जो काम करते हैं वो भी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमको, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक स्वस्थ वयस्क में सामान्य श्वसन दर रिस्पायरेटरी रेट लगभग कितनी होती है? नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन हेल्दी डेल्ट है तो कितनी होगी? 4 से 8, 12 से 20, 24 से 30, 32 से 40। नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट पूछ रहा है यहाँ पर, वो होती है अपनी 12 से 32 ब्रीथ पर मिनट। देखो यहाँ पर रिस्पायरेटरी मिनट पूछ रहा है, रिस्पायरेटरी रेट पूछ रहा है। तुम लोग कंफ्यूज मत हो के ये ना सोच लेना कि अरे अपना हार्ट रेट से इसको कंपैरिजन गलती, क्योंकि देखो वहाँ पर पेपर में प्रेशर होता है, तुम कहोगे अरे यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ श्वास की दर पूछ रहा है। ठीक है, 12 से 20 एनसीईआरटी में जो 12th की एनसीईआरटी है वो 12 से 16 ऐसा मानती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में 12 से 16 नहीं है तो हम लोग 12 से 20 के साथ जाएंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट और हार्ट बीट में ध्यान रखना, हार्ट बीट जो होती है वो 72 टाइम्स होती है। ठीक है, और जो अपना श्वसन की दर है वो 12 से 20 पर ब्रीदिंग रेट पर मिनट होती है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दंत उत्पाद डेंटल प्रोडक्ट्स के रूप में किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड या फिर ऑल ऑफ द अबव? दंत उत्पाद, तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है अपना ऑल ऑफ द अबव। सोडियम फ्लोराइड का भी यूज किया जाता है एंटी कैरीज एजेंट के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट अपना डेंटिफ्राइज के रूप में जो हमारे दांतों को चमकाता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है सेंसिटाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो अपना आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर जोसेफ लिस्टर ने? लुइस पास्चर आप सबको पता है, उन्होंने पास्चुरेट वो दिया था, हाइपोथेसिस थ्योरी दी थी दूध वाली। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि, कौन सी दवा है जो सीएनएस पर कार्य करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? डायाजिपाम, फेनेटोइन या फिर कार्माजेपिन या फिर ऑल ऑफ द अबव? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली जो दवा है उसमें ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जो यूज करती हैं, ठीक यूज होती हैं। ठीक है, डायाजिपाम भी यूज होती है, फेनाटॉइन भी और कार्माजेपिन भी। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में विघटन की प्रक्रिया को कहते हैं, बताओ। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अगर ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर है वो टूट कर ग्लूकोज में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर लाइपोलाइसिस? राइट आंसर है अपना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक, क्या होगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब मैं तुमको सब बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारे ऑप्शंस मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, ग्लाइकोजिनेसिस जो होता है, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और उससे ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन, उसको बोलेंगे ग्लाइकोजिनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बनना किसी चीज़ का, लाइसिस का मतलब होता है टूटना किसी चीज़ का। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर कह रहा है ग्लाइकोजन बन रहा है, किससे बनेगा? ग्लूकोज से बनेगा। चलो, ये ऑप्शन पहला क्लियर हो गया। दूसरा मैंने तुमको बता दिया कि ग्लूकोज टूट करके ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज में चेंज होगा तो उसको हम लोग लाइसिस बोलेंगे, क्योंकि टूट रहा है यहाँ पर, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गया। तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का बनना, लेकिन ध्यान रखना किसी भी सोर्स से, चाहे वो प्रोटीन से बन जाए, फैट से बन जाए, किसी से भी अदर देन कार्बोहाइड्रेट से अगर वो बन रहा है तो उसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और लाइपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड का टूटना, फैट का टूटना। ठीक, चलो चारों ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विसंक्रामक है, डिसइंफेक्टेंट है? फिनाल है, फॉर्मल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है? भाई देखो, यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट पूछ रहा है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। कुछ लोग फिनाल लगा देंगे, अपना राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि फिनॉल भी काम करता है, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये यहाँ पर सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी में आते हैं और बच्चे वहाँ पर फंस जाते हैं, किसी एक ऑप्शन टिक लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर सारे यूज होंगे। ठीक है, चलो। विच टाइप ऑफ सेल कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया? किस प्रकार की सेल्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं? मसल सेल्स में, स्किन सेल्स में, फैट सेल्स में या रेड ब्लड सेल्स में?
हमेशा ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ से हम लोग मेजर वर्क अपना कम करते हैं, जहाँ से ज़्यादातर चीज़ें हम लोग करते हैं। भाई मसल्स के बिना हम लोग कोई काम, अपना हाथ नहीं उठा पाएंगे, कहीं दौड़ नहीं पाएंगे, कोई सामान नहीं पकड़ पाएंगे। तो जहाँ भी काम लेना होता है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में एनर्जी बनाता है। जब भाई एनर्जी बनाएगा उस सेल्स में पर्टिकुलर, तभी तो वो काम करेगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपको पता है 639 मसल्स होती हैं अपनी पूरी बॉडी में, ठीक है, नंबर में। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रति मलेरियल औषधि है? क्लोरोक्विन, क्विनीन, आर्टेमिसिन या ऑल ऑफ द अबव? सारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। क्लोरोक्विन भी यूज किया जाता है, क्विनीन भी और आर्टेमिसिन भी यूज किया जाता है अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शन में। जैसे मलेरिया फाल्सीपैरम हो गया, ओवियस हो गया, सब में अलग अलग होता है ना, इसलिए ड्रग्स भी अलग अलग दी जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औषधि का अर्धायु हाफ लाइफ किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मान लो हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज, तुम किसी ड्रग का कैसे बताओगे कि इसको हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड 50% ऑफ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब, औषधि के 50% अवशोषित होने के लिए आवश्यक समय, औषधि के 50% शरीर से समाप्त होने के लिए आवश्यक समय, औषधि के 50% चयापचित होने के लिए आवश्यक समय, या फिर औषधि के 50% चरम सांद्रता तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय। देखो हाफ लाइफ जो होता है वो होता है कि कितना ड्रग हमारा शरीर से बाहर निकल गया, ठीक है, कितना रहा और कितना बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना बी ऑप्शन, औषधि के 50% शरीर से समाप्त होने के लिए आवश्यक समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड शुगर? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा ब्लड शुगर को बढ़ाता है? कौन सा बढ़ाएगा भैया, बताओ तुम लोग। ब्लड में शुगर के लेवल को कौन सा बढ़ाएगा? इंसुलिन, ग्लूकागान, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इंसुलिन अपना घटाता है, ग्लूकागान हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है। तो अपना आंसर होने वाला है ग्लूकागान। कहाँ से निकलता है? ये हमारे पैनक्रियाज की सेल से निकलता है। इंसुलिन कहाँ से आता है? बीटा सेल से आता है। ग्लूकागान, इंसुलिन कहाँ से आता है? बीटा सेल से, और ग्लूकागान अल्फा सेल से, और डेल्टा से क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ये सारे हमारे पैनक्रियाज से निकलते हैं। अपना राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाएगा, तो वो होगा ग्लूकागान। बाकी मैंने आपको बता दिया ये सारे कहाँ से आते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन आपको पता है कार्पस लूटियम से आता है। एस्ट्रोजन अपने जो ओव्यूल्स होते हैं फीमेल्स के, अंडे जो होते हैं, ओवा जिसको बोलते हैं या ओवम बोलते हैं, वहाँ से एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन वैसे भी बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल नैदानिक इमेजिंग में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग? कौन सा भैया रेडियो डायग्नोस्टिक में करेंगे? टेक्नीशियम 99 का करेंगे, आयोडीन 131 का करेंगे, थैलियम का करेंगे, या फिर उपरोक्त सभी का करेंगे? डायग्नोस्टिक इमेजिंग में भैया यहाँ पर सभी का करते हैं, टेक्नीशियम का भी करते हैं, आयोडीन 131 का भी करते हैं, थैलियम का भी करते हैं, ठीक है। सारों का यूज हम लोग यहाँ पर डायग्नोस्टिक में करते हैं, ध्यान रखना। मानव रक्त में सामान्य प्लेटलेट गणना, प्लेटलेट काउंट कितनी होती है ह्यूमन में? 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होती है। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सेकंड ऑप्शन के साथ। कितने? 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक। ये एक रफली है, रेंज लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल तैयारियों में स्वादक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? पेपरमिंट ऑयल, लेमन ऑयल, वैनिलीन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? फ्लेवरिंग एजेंट का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में फ्लेवरिंग एजेंट का कौन काम करता है? राइट आंसर अपना ऑल ऑफ द अबव। सारे फ्लेवर आते हैं, लेमन भी आता है, वैनिलीन भी आता है, पेपरमिंट भी आता है। किस प्रकार की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी जन्म से ही प्राप्त होती है? विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द बर्थ? जन्म से ही प्राप्त होती है, कौन सी? एक्टिव होती है, पैसिव होती, इनेट होती, या एक्वायर्ड होती है? बताओ। सक्रिय प्रतिरक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हर फार्मासिस्ट में देखे जाते हैं, 1 या 2, ठीक। बताओ भैया, जन्म से ही मतलब जन्मजात हम पैदा हुए कि हमको हमारे अंदर वो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी।
सक्रिय, निष्क्रिय, जन्मजात या अर्जित? वो होती है जन्मजात। इन्नेट इम्यूनिटी याद रखना, इन्नेट इम्यूनिटी। मदर के जो मिल्क से होता है उसमें कौन सी प्राप्त होती है? वो होती है विटामिन ए, वो होती है इम्यूनिटी ए, ठीक। और जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है वो होती है जी, ठीक, ध्यान रखना। द टर्म हॉस्पिटल फार्मूलरी, अस्पताल फार्मूलरी का शब्द का क्या तात्पर्य है? भाई हॉस्पिटल फार्मूलरी में क्या होता है, वो ये पूछना चाह रहा है कि हॉस्पिटल फार्मूलरी कहा जाओ, किसी ने कहा कि जाओ हॉस्पिटल फार्मूलरी देखो, तो तुम उसमें क्या देखोगे, उसमें क्या होता है, तुमको ये पता होना चाहिए क्या होता है। अस्पताल कर्मचारियों की सूची होती है, अस्पताल में उपलब्ध औषधियों की सूची होती है, अस्पताल उपकरणों की सूची होती है, या रोगियों की सूची होती है? भैया जो अपनी हॉस्पिटल फार्मूलरी होती है वो होती है औषधीय। हमारे हॉस्पिटल में कितनी औषधियाँ चलेंगी या कितनी चलनी है, ये जो डिसाइड करता है वो अपने हॉस्पिटल फार्मूलरी में उसकी लिस्ट बना दी जाती है, ठीक है। तो जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी में, जो कि जितने भी गवर्नमेंट संस्थान या हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें वो चलती हैं, ठीक। तो अपना जो सही जवाब है वो होने वाला है फर्स्ट। अस्पताल में उपलब्ध औषधियों की सूची को हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और या फिर ऑल ऑफ द अबव? एंजाइम की बात कर रहा है, राइट आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबव। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का भी करता है। और लाइपेज जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर अपना ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन, फूड का पाचन? नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हो सकता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का परिसंचरण? गलत। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको इसमें से बेस्ट चुनना है, क्योंकि CO2 कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुख्य कार्य होता है, ठीक है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान ही अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्रेसेंट? कौन सा इसमें अवसादक है? कैफीन है, निकोटीन है, एल्कोहल है या एम्फीटामिन है? देखो एम्फीटामिन भी उत्तेजना पैदा करेगा, कैफीन भी उत्तेजना। अब बचा दो ऑप्शन, निकोटीन और एल्कोहल। तो राइट आंसर जो है डिप्रेशन की बात कर रहा है वो होता है अपना एल्कोहल। निकोटीन भी उत्तेजक का काम करता है, अपने हृदय की गतिविधि को बढ़ाता है, लेकिन जो अपना एल्कोहल होता है वो डिप्रेशन का काम करता है। शुरू में तो उत्तेजक का काम करता है, लेकिन जैसे ही डोज ज़्यादा होता है तुरंत डिप्रेशन का काम करता है एल्कोहल। इसीलिए देखता होगा कि आप लोगों ने सोसाइटी में देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा शराब पी लेते हैं लड़ाई झगड़े अपने आप घर में आके करते हैं, मार पीट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो डिप्रेस हो जाते हैं। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारिक रोग है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है? कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन? जितने भी हैं इसमें यहाँ ऑप्शन होगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। जितने भी हैं सारे नॉन कम्युनिकेबल हैं, ठीक है। चलो, मूत्र यूरिन के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? किडनी में होती है, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में? मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो अपनी होती है किडनी में। कहाँ होती है? वृक्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निष्कारक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, गॉफेनेसिन या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सारे चीज़ों का यूज हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के रूप में करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और गॉफेनेसिन, इस सब के सिरप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी? कौन सी ऐसी सेल्स है जो इम्यूनिटी के लिए, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है? रक्त कोशिकाएं। रेड ब्लड सेल्स होगा नहीं, प्लेटलेट्स होगा नहीं, प्लाज्मा होगा नहीं, अपना WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं शरीर की प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एंड मैजिक रेमडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1940, 1948, 1954 या फिर 1962? ड्रग एंड मैजिक रेमडीज एक्ट जो आया था वो अपना आया था 1954 में, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा? 1954 में। ड्रग एंड मैजिक रेमडीज, इसमें तुम किसी भी चीज़ का ये नहीं दावा कर सकते कि तुम उसका उपचार कर दोगे, जैसे बवासीर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो भी कैंसर हो गया,
ठीक है। और ड्रग एंड ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल जे में आता है, ठीक है। शेड्यूल जी में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आता है। तुम किसी भी दवा को ये नहीं कह सकते कि मैं इस बीमारी का क्योर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का उदाहरण है? मैक्रोलाइड, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में एजिथ्रो आता है, एरिथ्रो भी आता है और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी आता है, तो सारे ऑप्शन होंगे, ठीक। सामान्यतः हृदय की धड़कन की दर, हार्ट रेट प्रति मिनट कितनी होती है? वहाँ पर हम लोगों ने देखा था श्वसन दर, यहाँ पर पूछ रहा है धड़कन, हार्ट की दर। 40 से 60, 60 से 100, 100 से 140 और 140 से 180। देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो कैसे है। अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन किसके साथ जाएंगे? होता तो 72 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि 160 से 100 बीट्स प्रति मिनट हो सकती है। बच्चों में अलग होती है, छोटे बच्चों में, हमारे में, एडल्ट में अलग होती है और बूढ़ों में भी अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी औषधि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है? एट्रोपिन कार्य करती है, प्रोपेनॉल कार्य करती है, नियोस्टिग्मिन करती है या फिर उपरोक्त सभी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर एट्रोपिन, प्रोपेनॉल और नियोस्टिग्मिन। राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। सारी जो होती हैं वो अपने एएनएस पर काम करती हैं, एट्रोपिन भी, प्रोपेनॉल भी और नियोस्टिग्मिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू। प्रथम पार चयापचय शब्द का क्या तात्पर्य है? प्रथम पार चयापचय, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वृक्क में औषधि का चयापचय, फेफड़ों में औषधि का चयापचय, अमाशय में या फिर प्रणालीगत परिसंचरण तक पहुंचने से पहले यकृत में औषधि का चयापचय। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन किडनी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन लंग्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन स्टमक। देखो यहाँ पर राइट आंसर है प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र तक पहुँचने से पहले, मतलब हमारे खून में पहुँचने से पहले कुछ ड्रग हमारे लीवर से क्या होती है? मेटाबोलाइज, हमारे लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, ठीक। मतलब आधी ड्रग, कुछ पार्ट ड्रग का हमारे लीवर में ही मेटाबोलाइज होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर हम 100 mg ले रहे हैं तो पूरा 100 mg हमारे शरीर में इफेक्ट नहीं देगा, 80 mg ही देगा। यही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र पहुँचने से पहले यकृत में औषधि का चयापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन लीवर बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? ऑर्गन पूछ रहा है, ध्यान रखना, लीवर, ब्रेन, स्किन या हार्ट। लार्जेस्ट ऑर्गन तो होगा अपना स्किन, ठीक। चलो अभी यहीं पर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता तो अपने हमको किसके साथ जाते हैं? लीवर के साथ, लेकिन यहाँ पर ऑर्गन पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर स्किन लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रेडियोलॉजी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया के रूप में किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट रेडियोलॉजी में बेरियम सल्फेट, आयोडीनेटेड कंपाउंड्स, गैडोलोनियम कंपाउंड्स या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है अपना ऑल ऑफ द अबव। देखो रेडियोलॉजी में कंट्रास्ट मीडिया के रूप में अगर बेरियम सल्फेट तो होता ही है, आयोडीन कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे आयोडीन 131 हो गया, और गैडोलिनियम भी यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है? आप ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी भी कोचिंग में जो कोचिंग इंडस्ट्री कह रहा हूँ, जो भी पढ़ा हो रहा होगा उसमें ढूंढना, ये क्वेश्चन मिल जाए तो, ठीक है। इसलिए जो तुम लोग कहते हो अरे सर सरल है, सरल नहीं है। हम लोग भी क्वेश्चन को छाट कर बनाते हैं, जो आने लायक रहता है वही बनाते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट भी यूज होता है रेडियो कंट्रास्ट मीडिया में, आयोडीनेटेड कंपाउंड जैसे आयोडीन 131 यूज होता है और गैडोलिनियम भी यूज होता है। चलो वृक्क, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? किडनी का मुख्य कार्य है फिल्ट्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस या ऑल ऑफ द अबव। भाई ये चारों काम होते हैं। फिल्ट्रेशन तुम लोग को पता ही है, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होता है। अब प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स कैसे यहाँ पर हुआ? तो तुम लोग को पता होगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो किडनी से ही निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इसके इंजेक्शन्स आते हैं, जिसको खून की कमी हो जाती है तो एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन्स आते हैं।
उसको लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये हार्मोन का भी उत्पादन करता है, रक्त का भी निस्पंदन करता है, और फ्लूइड बैलेंस का तो तुम लोग जान ही रहे हो। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक, क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि मिर्गी इपिलिप्सी के उपचार में प्रयोग की जाती है? फेनोटोइन, कार्माजेपिन, वैल्प्रोइक एसिड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इपिलिप्सी के उपचार में हम लोग करते हैं सारिटक्स का यूज, ज़्यादातर हम लोग कार्माजेपिन का यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब का भी यूज किया जाता है। वो डिपेंड अपॉन कौन सी इपिलिप्सी है। ठीक है, कौन सा मिर्गी का दौरा आ रहा है, किस टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल? कौन सी विटामिन फैट सॉल्युबल होती है? याद रखना, फैट सॉल्युबल ADE और K, ये सारे फैट सॉल्युबल। पानी में BC पानी में घुलनशील। तो फैट सॉल्युबल पूछ रहा है तो कौन सा दिख रहा है? दिख रहा है कोई? यहाँ पर आपको D दिख रहा है, तो राइट आंसर अपना है D, विटामिन D फैट में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NDPS एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, NDPS एक्ट। भैया किस वर्ष में पारित हुआ था? 1980, 1985, 1990 या फिर 1995? तो NDPS जो एक्ट आया था वो आया था अपना 1985, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, मादक औषधीय मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में पारित हुआ था। चलो अपना कंप्यूटर आ गया, फार्मेसी का पोर्शन हो गया। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज है, लाइनक्स है, मैक OS और एरेकल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? भैया ओरेकल नहीं है, आप सभी को पता है मैक OS एप्पल में चलता है, लाइनक्स और विंडोज ये सारे होते हैं। तो ओरेकल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फुल फॉर्म ऑफ IP एड्रेस में IP का पूर्ण रूप है क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। IP एड्रेस में IP का क्या मतलब है? ये होता है अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी मैंने उस दिन मॉडल पेपर में बताया था कि IP एड्रेस का पूरा क्या काम होता है, क्यों हम लोग IP एड्रेस को बोलते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है IP एड्रेस में IP का क्या क्या मतलब फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, कि शायद किसी वनडे एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म IP इन IP एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ध्यान रखना। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज इन क्रिएट स्प्रेडशीट? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस? तो यहाँ पर किया जाए स्प्रेडशीट बनाना है तो हम लोग MS एक्सेल से स्प्रेडशीट बनाते हैं। ठीक, चलो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर? इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है? CPU, रैम, रोम, हार्ड डिस्क? ये पुराने क्वेश्चंस हैं, सभी को पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स पूछा तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है अपना CPU। तुमने देखा होगा पहले खूब डब्बे डब्बे से आते थे, या फिर जो गेमिंग करते हैं तुम लोग देखते होगे बगल में एक पंखा घूमता रहता है कलर कलर का, वो क्या होता है? वो CPU ही होता है। उसी को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक, चलो अब तो लैपटॉप्स या फिर अब जो मॉनिटर्स आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट CPU आता है, मतलब अलग से डिब्बा दिखेगा नहीं तुमको, वो पीछे ही बिल्ट होता है TV में, मॉनिटर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? मॉडेम का, राउटर का या फिर स्विच का, या ऑल ऑफ द अबव? भैया कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है तो मॉडेम का यूज करते हैं, राउटर अपने वाईफाई में होता है, और स्विच का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। मॉडेम पहले आता था छोटा सा, उसमें सिम लगता था। राउटर और स्विच तो अब जान ही रहे हो, ये सब वाईफाई में आता है। ठीक है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना, सरकारी राजस्व बढ़ाना, सरकारी कर्मचारियों को कम करना, नए सरकारी विभाग बनाना। राइट आंसर है नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। इसी का ई गवर्नेंस का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरा है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, खतरा है? वायरस, मालवेयर, फिशिंग या ऑल ऑफ द अबव?
भैया देखो ये सारे होंगे, साइबर सिक्योरिटी के लिए सभी मतलब खतरा है। कैसे? वायरस तुम्हें पता है, वायरस और मालवेयर एक ही जैसे रूप हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा बदलाव। मालवेयर क्या होता है? कोडिंग का होता है, और वायरस जो डाले जाते हैं कंप्यूटर। फिशिंग समझते हो ना, किसी को ये देखा होगा धोखाधड़ी होती है ऑनलाइन, तो उसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होंगे जो कि साइबर सुरक्षा के लिए खतरा है। बार कोड स्कैन करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तुमने देखा होगा कहीं भी मॉल्स में या कहीं भी जाते होगे तो देखा होगा बार कोड स्कैन होता है। बार कोड स्कैन करने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं स्कैनर, बार कोड रीडर, प्रिंटर या प्लॉटर। उसको हम लोग बोलते हैं बार कोड रीडर। यहाँ पर लड़के गलत कर देंगे, स्कैनर लगा देंगे, स्कैनर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बार कोड रीडर। इन विच टाइप ऑफ मेमोरी इज डाटा स्टोर्ड टेम्परेरीली? किस प्रकार की मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है? रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में, सीडी में? तो राइट आंसर होगा अपना रैम में। डाटा अस्थायी रूप से होता है। रोम, हार्ड डिस्क और सीडी में डाटा स्थायी रूप से होता है, ठीक, ध्यान रखना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्स रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक। तो ये होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। यूआरएल हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यू हो गया, ये सब पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस है, स्कैनर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है? आउटपुट मॉनिटर होता है जिस पे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऑल ऑफ द अबव। ये तो सभी को पता होगा, पूरी जनरेशन लगी हुई है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे सोशल नेटवर्किंग है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बाइट है, बिट है, किलोबाइट है या मेगाबाइट है? ध्यान रखना, जो सबसे छोटी इकाई है डेटा की, डाटा जो अपने हम लोग देखते होगे ना, KB, GB, ये सब, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है बिट। बिट से बड़ा बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ठीक है, जिसको हम लोग GB बोलते हैं, फिर गीगाबाइट, MB, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या होती है? बिट होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिजिटल वित्तीय लेन देन, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है? UPI का, नेट बैंकिंग का, मोबाइल वैलेट का? ऑल ऑफ द अबव का, सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन कर लेंगे बच्चे, सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, UPI भी करते हैं, नेट बैंकिंग और वो मोबाइल वैलेट्स भी होते हैं, जैसे अमेजन वैलेट, फ्लिपकार्ट वैलेट, बहुत सारे आजकल आ गए हैं, सबके अपने वैलेट होते हैं, रोजर पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को किस वर्ष जैव प्रौद्योगिकी शहर, बायोटेक्नोलॉजी सिटी घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश के किस शहर को किस वर्ष में? इन विच ईयर वाज लखनऊ डिक्लेयर्ड एज द बायोटेक्नोलॉजिकल सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश? 2002, 2004, 2006 में लखनऊ को डिक्लेयर किया गया था 2002 में बायोटेक्नोलॉजिकल सिटी के रूप में, बायोटेक्नोलॉजी सिटी के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड क्या है भैया? सारस है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन आज शायद रिपीट हो गए हैं, ठीक है। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसा है? मैंने आपको बताया था, सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक है। चलो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु स्टेट एनिमल क्या है? स्वयं डियर, बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, ठीक है, क्या है? लखीमपुर खीरी। चलो, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल? हाउ मेनी डिवीजन आर इन उत्तर प्रदेश? 16, 18, 20, 22। उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं, ठीक, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में? देखो, उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट जो है वो अपना इलाहाबाद में है, ठीक है, और जो लखनऊ है वो उसकी बेंच है, शाखा है, मेन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट है, ठीक। चलो, उत्तर प्रदेश का राजकीय स्टेट ट्री क्या है? बनियान है, अशोक है, नीम है या मैंगो है? आंसर इसमें सर ने गलती से दे दिया है बनियान। देखो, राइट आंसर जो है वो है अशोक, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, अशोक जो है वो राइट आंसर है। राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? प्रयागराज में आयोजित होता है, ठीक। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, इतना टोटल क्षेत्रफल है। प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी को पता होगा, 5 साल का होता है ना। चलो,
निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? ये क्वेश्चन अच्छा है। वीट, राइस, शुगर कैन या आला दबब? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल भैया आला दबब होगा, सारी हैं। गेहूँ, धान मतलब चावल और गन्ना। ठीक। राजकीय खेल, व्हाट इज़ द स्टेट स्पोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछ रहा है, क्या होगा अपना? हॉकी। हॉकी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। प्रसिद्ध भारत कला भवन संग्रहालय किस शहर में स्थित है? भारत कला भवन म्यूजियम कहाँ लोकेटेड है, किस शहर में? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, आगरा में? भारत कला भवन वो है अपना वाराणसी या बनारस में। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स? सभी को पता होगा, 75 ज़िले हैं। ये तो आज कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए यार, चलो कोई नहीं, सर ने PDF बनाया होगा। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ किस शहर के निकट स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर? प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सारनाथ जो है वो अपना वाराणसी के स्थित है, ठीक है, निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजधानी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? सभी को पता होगा, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ जो है अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रसिद्ध गंगा आरती वाराणसी के किस घाट पर प्रतिदिन की जाती है? मणिकर्णिका पे, दशाश्वमेध घाट पे, 80 घाट पे या हरिश्चंद्र घाट पे? भैया हरिश्चंद्र घाट पे तो नहीं होती है, 80 घाट पे भी नहीं होती है। जो गंगा आरती होती है वो होती है अपने दशाश्वमेध घाट, कुछ लोग उसको दशाश्वमेध घाट भी बोलते हैं, ठीक है। तुम ये ध्यान रखना, दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है वाराणसी में। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? लखनऊ पैक्ट किस साल में साइन किया गया था, बताओ? 1914, 1916, 1918, 1920 में? लखनऊ समझौता वो जो हुआ था वो हुआ था 1916 में, ठीक है। चलो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोग ऐसे जुड़े रहिए और एक एक बार बस मॉडल पेपर देख लेना। और अगर जो क्वेश्चंस अगर देख पाओ, जो पुराने 30 MCQs थ्योरी वाले हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। वैसे क्वेश्चन एकदम मुझे लगता है कि आने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चाहो अगर उसको भी देख सकते हो, बाकी हमारे साथ जुड़े रहो। मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसके बाद जो मॉडल पेपर आएगा वो और अच्छे लेवल का होगा, उसमें तुमको क्वेश्चन अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए फार्माकोड 07 एग्ज़ाम से। और जिन्होंने अभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कर सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।